जो हमने समझा वो था दाब के बारे में, यानी कि दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो दाब में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है कॉन्सेप्ट वो आता है वायुमंडलीय दाब का। तो वायुमंडलीय दाब को हमने समझा। तो वायुमंडलीय दाब जो था वो क्या था हमारे लिए, 1 एटमॉस्फेयर, जिसको अगर हम यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको 1 एटीएम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1.033 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर अगर मैं इतना वजन रख दूं, इतना द्रव्यमान रख दूं, तो उसकी वजह से उस विशेष क्षेत्रफल पर जो दबाव बनेगा उतना ही दबाव हमारा वातावरण, इस वातावरण में रखी किसी भी वस्तु पर बनाता है। इसीलिए इसको हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा बनाया गया दाब है ये। ठीक है, इसको हम जनरली क्या होता है कि हमारी जो मशीनी भाषाएं हैं वो यूरोप से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो यूरोप के कुछ इकाइयों के बारे में भी हमें जानकारी रखनी होती है। तो यही एक वायुमंडलीय दाब जो है, यहां पर हम बात करें तो 14.7 psi भी होता है। क्या होता है, psi। psi का मतलब क्या होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी 1 इंच स्क्वायर में इतने पाउंड का क्या है, द्रव्यमान रखें। जैसे यहां पर पाउंड क्या है, ये यूरोप की जो पद्धति होती है एफपीएस, या फिर उसको बोलते हैं हम ब्रिटिश पद्धति। तो उस ब्रिटिश पद्धति के अंदर हम द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं। जैसे हमारे यहाँ किलोग्राम में मापते हैं, उधर पाउंड में मापते हैं। तो ये हो गया आपका ऐसा सिस्टम। ठीक है, इसी को अगर हमने मरकरी के स्तंभ के रूप में मापा तो यहां पर आएंगे 760 mm ऑफ Hg, यानी कि इतने मिलीमीटर अगर किसी में कॉलम के अंदर पारे को रख दूं तो उस विशेष क्षेत्रफल पर जो दाब लगेगा वो 1 एटमॉस्फेरिक यानी 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। ये बातें हम पढ़ चुके थे। हम यहाँ पर वायुमंडलीय दाब की और भी कई सारी इकाइयां हैं, लेकिन उनके विषय में चर्चा नहीं करेंगे, वो आपके विज्ञान का विषय है। हम उन इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे जो इकाइयां हमारे आरएसी के संबंध से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं हम। ये वाली बात हमने कर ली। हमने यहां पर आपको ये भी बताया था कि अगर एक पीएसआई को आप देखते होंगे, जब भी आप किसी कंप्रेसर पर, आपकी गाड़ी में 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जो भी आपके पास है, उसमें जब आप हवा भरवाने जाते हैं तो वहां पर जो उनका वो मेजरिंग यंत्र होता है ना, जो मापने का यंत्र होता है जिसे वो मापते हैं कि कितना प्रेशर है टायर के अंदर, उसमें जो प्रेशर है वो पीएसआई में ही मापा जाता है। तो 1 पीएसआई को अगर मैं ये इसके फ्रैक्शनल कॉलम जो है किसका, मरकरी का, इसके स्तंभ की ऊंचाई के रूप में अगर मापू तो ये होता है 51.7 mm ऑफ Hg। यानी कि अगर इतनी ऊंचाई तक मरकरी को रख दिया जाए तो वो जितना दबाव बनाएगी वो 1 psi के बराबर होगा। ये बातें हमने कर ली। हमने यहां पर कुछ द्रवों की अवस्था के बारे में भी बात करी थी। द्रवों की अवस्था के बारे में भी बात करी थी। मैं क्विक रिकैप करा देता हूं पिछली क्लास का। तो आप जानते हैं कि हमारे पास द्रव्य जो होते हैं, यानी पदार्थ जो होते हैं, वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। या तो होगा ठोस, या होगा द्रव यानी लिक्विड, या होगा गैस। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं होगी और ये अवस्थाएं आपस में परिवर्तित की जा सकती हैं। किसको बदलकर परिवर्तित की जा सकती हैं, आप इसमें तापमान या दाब को परिवर्तित करके किसी भी पदार्थ या वस्तु पर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ठोस से द्रव में बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम संगलन, गलन संगलन। ध्यान रखना, कल ये शब्द हमारा मिस हो रहा था, संगलन इसको बोलेंगे हम। द्रव से अगर गैस में जाता है, द्रव से अगर गैस में जाता है तो आप सब लोग जानते हैं, द्रव से गैस में जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ठीक है, द्रव से अगर गैस में जाता है तो इसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। और इसको हम बोलेंगे यहां पर अगर गैस से ठोस बन जाता है, सीधा गैस से सीधा ठोस बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, वैसे ऊर्ध्वपातन इसको बोलते हैं हम, लेकिन कई बार इसको हम निक्षेपण भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निक्षेपण। यानी कई जगहों पर आपको निक्षेपण भी देखने को मिलेगा, कई जगहों पर आपको ऊर्ध्वपातन भी मिलेगा। ठीक है ना।
तो ये हम लिख देते हैं ऊर्ध्वपातन, आप जानते हैं, निक्षेपण इसको लिख देते हैं। ये क्या हो गया, निक्षेपण। ठीक है, अब इसका उल्टी परिस्थिति में अगर हम चले, जैसे मान लो कि ठोस से हमने गैस बना दी, गैस से ठोस बन रहा है, निक्षेपण, ठोस से गैस बना दी, तो उस स्थिति में तो हम उसको ऊर्ध्वपातन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, गैस से अगर द्रव बन रहा है, आप जानते हैं गैस से द्रव भी बन सकता है, तो गैस से अगर द्रव बन रहा है तो गैस से द्रव बनने को क्या बोलेंगे हम, हमने बोला था अभी कंडेंसेशन यानी संघनन, यानी कि गैस अगर द्रव में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं संघनन। ध्यान रखें, संगलन और संघनन में अंतर है, संगलन और संघनन में अंतर है, ऐसा पढ़ा था हमने। ठीक है, जब द्रव ठोस बन जाता है तो उसको बोलते हैं हम हिमीकरण या फिर जमना। ठीक है ना, हिमीकरण या फिर जमना, ध्यान रखें, ये आपके विज्ञान के संबंध में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये अवस्था में परिवर्तन। और एक और अवस्था होती है, हम जानते हैं, जिसका नाम प्लाज्मा है, आप लोगों ने पढ़ा था, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा का मतलब है कि ये जो गैस है, इस गैस के अंदर देखो, आप जानते हैं हमारी जो वायु है, उस वायु के अंदर कई सारे मिनरल्स यानी खनिज यानी कि धातुएं फ्री अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में विचरण कर रही होती है। अब वो धातुएं हल्की होती है इसलिए विचरण कर लेती हैं, तो अगर उनको गर्म किया जाए या ऊर्जा दी जाए किसी भी प्रकार की, तो वो धातुएं आयनित हो सकती है। तो जब गैस में उपस्थित धातुएं आयनित हो जाए और वो जो गैस है, जैसे हम देखेंगे, हम वायु में अगर आप खुले तार छोड़ दोगे, जैसे यहां से आपने खुले तार छोड़ दिए और मैं यहां खड़ा हूं, तो क्या मेरे को करंट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वायु जो है वो सामान्यतः विद्युत का चालन नहीं करती है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई एक विशेष विभवांतर हो गया, एक विशेष गर्मी हो गई, एक विशेष ऊर्जा उस वायु को दे दी गई, तो विशेष ऊर्जा देने के पश्चात हो सकता है कि वो विद्युत का चालन करने लग जाए। और ऐसी विशेष स्थिति क्या होगी, उस विशेष स्थिति में वो वायु वायु नहीं रह जाएगी, वो बन जाएगा प्लाज्मा, क्योंकि उसके अंदर जितने भी जो धातुएं उपस्थित होंगी या अधातुएं उपस्थित होंगी वो आयनित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आयनित। तो यहां पर गैस अगर प्लाज्मा में परिवर्तित होती है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, आयनन। क्या बोलूंगा उसको मैं, आयनन। और अगर वापस से प्लाज्मा गैस बनाता है, यानी कि वो जो आयन बने थे वो वापस अपने इलेक्ट्रॉनों से, वापस अपने अधात्विक आयन से कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि पुनर्योजन हो जाएगा, और क्या बन जाएंगे, वो उदासीन बन जाएंगे। पुनर्योजन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है यहां पर, पुनर्योजन ये हमने कल पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा आगे चलें, यहां तक का सबको क्लियर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जगदीश सिंह जी गुड मॉर्निंग, राहुल जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, यही बात हमने कल पढ़ी थी। तो यहां पर एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो अब इस पर अगर हम चर्चा करें कि हमने बात करी थी, तापमान बढ़ा दिया था हमने, तापमान बढ़ाने से क्या हो रहा था, घनत्व कम हो रहा था, ये भी बात हमने कर ली थी, घनत्व कम हो रहा था, कण दूर दूर जा रहे थे तो आयतन बढ़ रहा था, ये बातें भी हमने करी कल की क्लास में। ठीक है ना, ये क्विक रिकैप है। जैसे जैसे तापमान कम होगा घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा और आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इन तापमान, घनत्व, दाब, इनसे संबंधित कई सारे नियम हैं, उन नियमों के बारे में हमें जानना है। तो हम जो नियम है हमारे, जिनको ऊष्मागतिक नियम भी बोलते हैं हम, या फिर हम उसको आदर्श गैस के नियम भी बोलते हैं, तो उन नियमों के बारे में अब थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे एक बॉयल नाम के साइंटिस्ट है, क्या नाम है उनका, बॉयल। बॉयल के नियम, बॉयल का नियम नाम से इसका नियम जाना जाता है, बॉयल लो।
बॉयल्स रूल लिख लेते हैं, बॉयल्स रूल, ठीक है, यानी बोयल का नियम। ध्यान रहे हम सारी बातें यहां पर हिंदी में ही पढ़ेंगे। बॉयल का नियम। अब बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम जो है ये आदर्श गैस समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उससे संबंधित है। आदर्श गैस समीकरण, क्योंकि हम यहां पर वाष्प का इस्तेमाल करेंगे। वाष्प क्या है? एक गैस अवस्था है। किसकी? जल। जल एक क्या है? जल H2O, नाम सुना है ना आपने? H2O एक पदार्थ है, ये उसकी अवस्था है। बर्फ उसकी ठोस अवस्था है और वाष्प उसकी गैसीय अवस्था है, ठीक है ना। और जिसको हम पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, वो उसकी द्रव अवस्था है। यानी H2O एक रासायनिक कंपाउंड है, एक यौगिक है, उस यौगिक की अवस्थाएं है ये। अब यहां पर बॉयल साहब ने कहा हमसे कि श्रीमान अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो नहीं तो क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम का गुणन जो होगा, यानी कि दाब और आयतन का गुणन जो होगा ना, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर मैं टेम्परेचर ना बढ़ाऊं, जैसे मैंने अभी टेम्परेचर की बात करी, अरे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आयतन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाऊंगा तो आयतन घटेगा, ठीक है ना। तो वो बातें करी, तो उस पर भी हम आते हैं, वो कब घटता है कब बढ़ता है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। राहुल कुमार समस्तीपुर जी, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर हम बात करें तो बॉयल साहब ने बोला कि यदि तापमान को स्थिर रखा जाए, स्थिर रखा जाए, इसका मतलब क्या है? यहां पर अगर मैं शब्दों में लिखूं तो T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है स्थिर, यानी तापमान जो है T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तापमान को। और तापमान क्या हो गया? यहां पर स्थिर हो गया साहब। अब तापमान को स्थिर रख दिया तो दूसरी चीज क्या होगी जो उससे प्रभावित होने वाली है? उससे प्रभावित होने वाला है दाब और आयतन, जो तापमान से जुड़े होते हैं। तो यहां पर बोला गया इन्होंने कि दाब और आयतन का जो गुणन होगा, दाब और आयतन का जो गुणन होगा, आयतन का जो गुणन होगा वो भी स्थिर हो जाएगा, वो भी स्थिर हो जाएगा। ठीक है साहब, स्थिर हो जाएगा तो क्या क्या दिक्कत है हमारे को? भाई स्थिर हो जाएगा तो होने दो। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इससे परीक्षा में आएगा सवाल, और वो इस तरीके से नहीं आएगा कि दाब और आयतन स्थिर हो जाएगा, तापमान स्थिर है तो नहीं। वो ऐसे पूछेंगे कि बॉयल के नियम के अनुसार अगर मैं दाब में वृद्धि करूं तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक बात बताओ, आपको आपके पिताजी ने बोला कि बेटा ये 10 रुपए लो, ठीक है, 10 के एक एक के सिक्के दे दिए 10 रुपए के, और उन्होंने बोला कि तुम दोनों जेब में रख लो इनको। दोनों जेब मतलब एक प्रेशर वाली जेब होगी, एक वॉल्यूम वाली, यानी एक दाब वाली और एक आयतन वाली। अब 10 रुपए तुमने दोनों जेब में रख लिए। उन्होंने बोला 10 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तुम ऐसा करो कि एक जेब में पैसे ज्यादा करो, दोनों के मिला के 10 रुपए रहने चाहिए। अब एक जेब में ज्यादा करोगे तो दूसरी से निकालना पड़ेगा। भाई इधर 5 है तो इधर से इधर 4 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, तभी 10 बना रहेगा दोनों में मिलाकर, और एक में ज्यादा और एक में कम हो गया। इसका मतलब एक में बढ़ा रहे हो तो दूसरी जेब में घट रहे हैं पैसे, तब जाकर कुल दोनों जेब के क्या है? स्थिर है। इसी प्रकार दोनों का स्थिर कब होगा? जब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो जैसे यहां पर अगर हम बात करें, दाब में अगर वृद्धि करते हैं, दाब में अगर वृद्धि करते हैं तो आयतन के साथ क्या खेल होता है? आयतन जो होता है वो कम हो जाएगा। और इसी प्रकार दूसरी परिस्थिति अगर हम ये करते हैं, दाब में अगर हमने कमी करी तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसके लिए ये विशेष तापमान को स्थिर रखने के लिए है। ये कहां से आया इसके बारे में भी मैं विशेष चर्चा आपसे कर लूंगा। यहां पर अभी बता ही देता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा आदर्श गैस समीकरण, पढ़ा होगा। अगर आप विज्ञान पढ़े हुए हैं तो आपको शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण पढ़ा है ऐसा? क्या होता है आदर्श गैस समीकरण? आदर्श गैस समीकरण होता है PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। विनोद राठी जी, गुड मॉर्निंग। विनोद जी गुड मॉर्निंग। यहां पर देखो, यहां पर PV होता है nRT। अब आप लोग समझेंगे कि ये N और R क्या है। आप जानते हैं N है
किसी गैस का मोल, मोल को समझते हैं, यानी कि उस गैस में उपस्थित उसके यौगिकों की संख्या, ये मोल कहलाएगी। ठीक है ना। मोल को बहुत ज्यादा अगर डिटेल में पढ़ना है तो हम साइंस में एक चैप्टर पढ़ते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी परमाणु एवं उनके अणु। आर जो होता है इसको बोलते हैं हम गैस स्थिरांक, गैस नियतांक। अब जब इसके नाम में ही नियतांक है तो बेचारा नियत तो रहेगा, है कि नहीं, स्थिरांक है तो स्थिर तो होगा। मोल भी क्या है, एक बार आपने जितनी मात्रा ले ली किसी यौगिक की तो उतनी मात्रा फिक्स है, और गैस नियतांक का मान भी फिक्स है, यानी दोनों मिलाकर क्या हो गए, ये कांस्टेंट। अब तुमने ऊपर से बॉयल के नियम के अनुसार तापमान को भी स्थिर कर दिया, तो ये स्थिर गुणा स्थिर हो गया। अब सब स्थिर तो ये भी स्थिर, मतलब इसका मतलब क्या आ गया, फिर पीवी बराबर स्थिर आ गया। समझ में आई मेरी बात। जब आप इसका मान लो मैंने फिक्स कर दिया 2, इसका मान लो मैंने फिक्स कर दिया 3, इसका मान लो मैंने फिक्स कर दिया 100, सबका मान अगर फिक्स कर दिया तो इनका गुणन आएगा वो भी फिक्स ही आएगा। उसमें ऐसा तो है ही नहीं कि एक बार 180 तो एक बार 200 एक बार 500, ऐसा नहीं होगा भाई। एक बार जो आप गुणन करोगे 2 गुणा 3 गुणा 100 आप करोगे तो ये 600 ही आएगा, है कि नहीं। अब ये 600 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वो तब होता जब इनके मान आप बदल देते, जैसे मान लो n का मान तुमने 2 की जगह 4 कर दिया, जब बदला तब यहां पर ये बदलेगा। तो लेकिन बदल नहीं रहे, हमने बोला हम स्थिर की बात कर रहे हैं, तापमान को भी हमने स्थिर कर दिया, 100 रख दिया तो 100 रख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरी जो बात है ये कैसी हो गई, स्थिर हो गई इधर वाली। अब इधर वाली पूरी बात यानी पूरा गुणन स्थिर हो गया तो पीवी भी स्थिर हो गया। अब इसको स्थिर रखने के लिए हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, जायज सी बात है। अगर जैसे इसको स्थिर रखना है, मैं बोलूं कि 2 गुणा 3 बराबर 6 है, तो मैं चाहूंगा कि मैं पी को बढ़ा दूं, मैं पी को 3 कर दूं। तो पी को 3 करने के लिए मुझे पता है गुणा तो 6 ही रहना चाहिए क्योंकि स्थिर है, गुणा में परिवर्तन नहीं। तो इन दोनों में जैसे खेलना है खेल लो। तो अगर मैंने पी को 3 किया तो मेरी मजबूरी है कि मैं वी को 2 करूंगा, तब जाकर ये 6 होगा। यानी एक को बढ़ाया तो दूसरा घटाना पड़ा मुझे, तब ये स्थिर होगा। तो ये स्थिर वाला खेला समझ में आ गया भैया हमें, इसमें कोई तकलीफ तो ना है, बता दो अगर है तो। ठीक है, तो ये आदर्श गैस के समीकरण के अनुसार हमने बॉयल का नियम समझ लिया है। बॉयल साहब सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर तापमान को स्थिर कर देते हैं तो दाब और आयतन का गुणन भी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। बस इतनी सी बात हम कहना चाहते हैं। और यहां पर क्या होता है, देखो आयतन जो है उसको हम सापेक्ष ले रहे हैं। सापेक्ष मतलब आयतन को हम निर्भर करा रहे हैं या तो दाब पर या तापमान पर, ठीक है ना, या तो दाब पर या तापमान पर। यानी दाब और ताप निरपेक्ष यहां पर राशियां हैं जो किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं कर रही है अभी फिलहाल हमारे सिस्टम में। ठीक है, अब बॉयल साहब ने नियम दे दिया तो चार्ल्स साहब कहां कम रहेंगे, तो चार्ल्स भी आ गया भाई, चार्ल्स ने भी नियम दिया। तो चार्ल्स का नियम देख लेते हैं। हिंदी में भी लिख देते हैं यहां पर। तो चार्ल्स ने जो है नियम तो एक ही था उसका, लेकिन उसने 2 परिस्थितियों में उस नियम के बारे में चर्चा करी। ठीक है, चार्ल्स ने क्या किया भाई, चार्ल्स को भी पता था कि आदर्श गैस समीकरण होती है विज्ञान में, है कि नहीं, और इसको पता था तो ये इसका इस्तेमाल करेगा जैसे बॉयल्स ने किया। तो इसने बोला कि बॉयल साहब तुमने तो तापमान को कांस्टेंट कर दिया, मैं किसी और को कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, दाब को कांस्टेंट कर देता हूं। यानी ये चार्ल्स बोलेगा कि यदि दाब को स्थिर रखा जाए, अब दाब को स्थिर रखोगे तो बदलोगे किसको, दूसरा ऑप्शन है आपके पास तापमान। दाब को स्थिर रखा जाए यानी प्रेशर हो गया अब आपका कांस्टेंट। तो प्रेशर को अगर आप कांस्टेंट कर देते हो तो क्या प्रभाव होगा, तो अब आदर्श गैस समीकरण की तरफ थोड़ी सी नजर ले जाना और उस नजर ले जाकर उस पर देखना कि अगर हम किसको, दाब को कांस्टेंट कर देते हैं तो उधर डाल दो दाब। ये V इज इक्वल टू क्या आ गया, एन आर और T। यहां पर T जो है वो स्थिर नहीं है, यहां पर दाब जो है वो स्थिर है। तो यहां पर जो P था, इस P को यहां से हटाकर मैं कहा ले गया
इधर बराबर के इधर ले गया, और तुम जानते हो इतनी सी गणित, बराबर के इधर जाएगा, जो इधर गुणा में है वो इधर भाग में हो जाएगा, तो ये भाग में। अब हम ये भी जानते हैं श्रीमान कि ये तो पहले से ही स्थिर था, और इसमें एक स्थिर से डिवाइड कर देंगे, तो स्थिर से गुणा करो या डिवाइड करो, क्या होगा? स्थिर। क्या होगा भैया? स्थिर। अच्छा, थोड़ी सी और गणित लगा लेते हैं, लगा लो गणित। कैसे लगाओगे? ये जो टी है इसको इधर ले आते हैं ना भाई, इधर हम जैसे इधर मैंने पूरे स्थिर रख दिए, इधर जो स्थिर नहीं है अस्थिर है वो रख दिए, वैसे इधर एक अस्थिर पड़ा है तो उसको क्या करेंगे? इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा v अपॉन टी स्थिर। ये अस्थिर अस्थिर वाले लोग आओगे, बराबर के इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इधर हो गए स्थिर, यानी इनका जो अनुपात होगा वो सारा क्या हो जाएगा? स्थिर। समझ में आ गई बात? समझ में आएगी सबको बात? किसी को कोई दुख दुविधा कष्ट तो नहीं है भैया? अगर है तो बता देना। इसका मतलब ये है कि यहां पर आयतन और तापमान का जो अनुपात होगा वो स्थिर होगा। आयतन और तापमान का जो यहां पर अनुपात होगा वो अनुपात कैसा रहेगा? स्थिर। अब इसका क्या प्रभाव है उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसको स्थिर रखना है, यानी अगर इन दोनों का अनुपात मैंने बोल दिया कि 2 है, तो क्या ये अनुपात इस प्रकार से 4/2 आ सकता है? यानी आयतन को अगर मैं 4 रखूं और किसको? तापमान को 2 रखूं, तो अनुपात 2 आ रहा है। ठीक है साहब। क्या ये 2 और तरीकों से लाया जा सकता है? मैं अगर यहां पर आयतन को बढ़ाऊं, मानो आयतन को मैंने 8 कर दिया, तो मेरी मजबूरी होगी इसको 2 रखने के लिए नीचे वाले को भी 4 करना, यानी ऊपर वाले की वृद्धि करी तो नीचे वाले में भी वृद्धि हुई, तभी जाकर तो अनुपात समान रहा। समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल तरीके से चल रहे हैं हम, जैसे कक्षा 1-2 के बच्चे चलते हैं ना, वही सही काम है अपना। साइंस है ही नहीं ज्यादा बड़ी चीज। आप लोग समझ रहे हो कि हमने ITI कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, तो हम बहुत सारी साइंस जान गए। नहीं, ये सारी चीजें कक्षा 1-2 की तरह की है, बस हमें बच्चा बन के समझना है इनको, है कि नहीं? समझ लिया अब हमने। तो यहां पर 4/2 करेंगे तब भी 2 आएगा, 8/4 करेंगे तब भी 2 आएगा। इसमें देख रहे हैं आप, ऊपर का बढ़ाया तो नीचे का भी बढ़ाना पड़ा, तभी तो 2 आएगा दोनों तरफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं दाब को स्थिर रखता हूं और मैं तापमान में वृद्धि करता हूं, किसमें वृद्धि? तापमान में वृद्धि करता हूं, तो आयतन में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। और इसका उल्टा अगर मैं चलूं, तापमान को मैं कम कर देता हूं, तो आयतन में भी क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। समझ गए? बिल्कुल सिंपल सादा सी बात है। ठीक है, क्लियर है? गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग विवेक। यहां तक सबको क्लियर है ना भाई? सबको समझ में आ गया है तो चैट में बता दो एक बार, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है श्रीमान, यहां तक का सब नोट कर ले जिसने नोट नहीं किया है अभी तक। बॉयल्स का नियम और चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में थोड़ा सा ट्विस्ट एक और है, वो भी हम देख लेंगे, फिर अभी हम इसको कंबाइन कर देंगे। बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक सेशन को यार। ठीक है श्रीमान, तो अब आगे बढ़ा जाए। अब दूसरा क्या किया, दूसरी स्थिति में उन्होंने आयतन को कांस्टेंट कर दिया। किसने? चार्ल्स साहब ने। यदि आयतन को स्थिर कर दिया जाए, अब आयतन तो क्या है आप जानते हो, मैंने बताया था आपको, आयतन एक निरपेक्ष राशि नहीं है, वो सापेक्ष राशि, वो डिपेंड करती है दूसरे पर कि विस्तार होगा। लेकिन वो आयतन को हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? मान लो हमने गैस ली, गैस का आयतन क्या होता है? गैस का आयतन पात्र का आयतन के बराबर होता है, क्योंकि गैस ऐसी नहीं है, जैसे मान लो आपका जग बहुत बड़ा है, मान लो जग का मतलब ऐसे मान लो पतीला है कि नहीं, भगोना मान लेते हैं, भगोना बहुत बड़ा है। भगोने के अंदर अगर आप पानी भरोगे तो जितना पानी का आयतन होगा वो भगोने की उस स्तर तक आ जाएगा, पूरे भगोने में तो पानी नहीं आएगा।
पूरे भगोने में जब आएगा, जब पानी उतना डाल दो भगोने के आयतन के बराबर का, तब मान लो भगोने के आयतन से आधे आयतन का आपने पानी डाला है भगोने में, तो वो क्या हो जाएगा, आधे ही भगोने में आएगा। लेकिन उसी भगोने में अगर आप गैस डालते हो, उसी भगोने में अगर आप गैस डालते हो, तो आप आधा आधा किलो गैस भी डालोगे ना तो भी पूरे भगोने में फैलेगी। आप उसमें 2 किलो गैस भी डालोगे तो भी पूरे भगोने में फैलेगी। यानी आयतन आपने किससे, भगोने के उससे क्षेत्रफल और आयतन से फिक्स कर दिया है। तो ऐसे ही अगर मैं कोई पात्र ले लूं, बंद पात्र, उस बंद पात्र का आयतन में फिक्स कर दूं, तो उस प्रकार से मैं कर सकता हूं। और ये गैसों के लिए संभव है, ठोस और द्रव के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है आयतन को फिक्स रखना। ठीक है ना, किसके लिए संभव है, गैसों के लिए बिल्कुल संभव है। अच्छे से समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया। नोट करना है क्या सर? देखो आपकी सहूलियत है, आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, जैसा आपको पीडीएफ, आप अगर स्टूडेंट है, गूगल सर ऑनलाइन क्लासेस में आपने इनरोल कर रखा है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी ऐप के अंदर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, यदि आयतन को स्थिर रखा जाए, आयतन को स्थिर रखा जाए तो क्या होगा, क्या है आयतन, समझ रहे हो आप? आयतन को स्थिर रखा जाएगा तो v जो है वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब आप ये समझना, अगर अंग्रेजी में कहीं बोल दिया जाए कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपसे कई लोग अच्छे जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये भी पूछते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बताओ चार्ल्स के रूल के हिसाब से क्या होगा सीन। तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आयतन स्थिर, बिल्कुल हल्के में लेना है चीजों को, बस समझते चलना है। हमने पढ़ी है भैया आदर्श गैस समीकरण, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और एन और आर को तो हम बचपन से जानते कि ये तो पहले ही कांस्टेंट होते हैं, स्थिर होते हैं। अब मैंने आयतन को भी स्थिर कर दिया, तो मैंने आयतन को भी स्थिर कर दिया, तो ये स्थिर स्थिर चीजों को एक साथ कर दूं मैं, भाई स्थिर स्थिर तो मैं एक साथ हो जाओ, और ये अस्थिर इधर आ गया। अब इस अस्थिर को फिर इधर ले आऊंगा, अस्थिर अस्थिर एक साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सारा, एन आर अपॉन वी, ये स्थिर स्थिर हो गया, तो ये पी बाई टी क्या हो जाएगा, स्थिर हो गया, पी बाई टी स्थिर। ठीक है श्रीमान, कोई तकलीफ तो नहीं है यहां तक? कष्ट अगर हो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में तो तुरंत बता देना, ठीक है, हम उसको अच्छे से और समझ लेंगे। देखो आपका समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जहां तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, वो किस काम का, परीक्षा आपको देनी है, मैंने तो दे ली, देनी थी जो, है कि नहीं? तो जब आपको परीक्षा देनी तो आपको समझ आना चाहिए, मास्टर जी को आए या ना आए उससे अलग बात। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पी बटा टी जो है वो स्थिर हो गया है। इसका मतलब क्या है, अगर आप आयतन को कांस्टेंट रखते हो तो पी बाई टी क्या है, वो स्थिर हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे पहले वाले में था वैसे ही यहाँ, यानी कि दाब और तापमान जो है इनका अनुपात स्थिर रहेगा। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था कि अगर मैं ऊपर वाले को बढ़ाऊंगा तो नीचे वाला बढ़ेगा, नीचे वाले को बढ़ाऊंगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा। यानी अगर मैं तापमान को बढ़ाता हूं, अगर मैं तापमान को बढ़ाता हूं तो दाब भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। और अगर मैं तापमान को कम करता हूं तो दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब आपने एक मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर तीनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं, तीनों नियम को कंबाइन कर रहा हूं। तीनों नियम को कंबाइन कर रहा हूं, अभी हो जाएगा। पहले नियम में आपने क्या पढ़ा, पी वी कांस्टेंट, ठीक है। दूसरे में आपने क्या पढ़ा, वी बाई टी कांस्टेंट, ठीक है ना, पूरा लिख देते हैं स्पेलिंग। तीसरे में क्या पढ़ा आपने, पी बाई टी कांस्टेंट, है कि नहीं?
ये यहाँ का दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए और इसको इस जगह पर पहुंचा देता हूं। ठीक है, दिख रहा है अब ये वाला। अब तीनों को कंबाइन करूंगा तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, P एक बार ऊपर है, V है एक बार ऊपर, ठीक है, एक बार V ऊपर है, ठीक है, एक बार P ऊपर है, तो दोनों हो गया, ठीक है ना। T दोनों में नीचे है तो T दोनों में नीचे, ये हो गया। क्या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कांस्टेंट। ये कंबाइन इक्वेशन है। इसमें क्या होता है भाई, ये कांस्टेंट, इसका मतलब ये होगा कि P1 डिवाइडेड बाई T1 जो है वो अगर दूसरी परिस्थिति की भी बात करें तो ऐसा ही होगा किसी एक पदार्थ के लिए, बराबर हो। अब हम प्रशीतन से संबंधित कुछ विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे कि प्रशीतन से संबंधित क्या क्या विज्ञान की कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ शब्दावली होती है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो प्रशीतन में काम आएंगे आपके। जब हम प्रशीतन को पढ़ेंगे और डिटेल में, विस्तार में, तो आपके वो काम आएंगे। अब उस विज्ञान की थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। कुछ जानकारी हमने ले ली, हमने बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एक कंबाइन नियम भी पढ़ लिया हमने, और बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। यहां पर हम सबसे पहले ये सारी जो भी बातें भी यहां पढ़ाने वाला हूं मैं, ये सब आपको आती है, ये विज्ञान की ही बातें हैं। तो कुछ यहां पर लिख लेते हैं। प्रशीतन संबंधी विज्ञान। जैसे पहले शब्द की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका कार्य। नाम तो सुना ही होगा आपने, कार्य क्या होता है? किसी को पता है कार्य क्या होता है? अब तक बहुत पढ़ते आए लेकिन ध्यान आज तक नहीं है, ऐसा तो नहीं है? बताइए कार्य क्या होता है, आप में से कोई इसकी परिभाषा दे सकता है? देखो, कार्य हम कहते हैं किसे, यदि किसी वस्तु पर मैं बल लगाऊं, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, बल लगाया जाए और उस बल के परिणाम स्वरूप, और उस बल के परिणाम स्वरूप, उस बल के परिणाम स्वरूप स्वरूप वह वस्तु विस्थापित हो जाए। विस्थापित का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए, हो जाए, तो उस बल, उस बल व विस्थापन के गुणन को, विस्थापन के गुणन को, गुणन को कार्य कहा जाता है। बिल्कुल साधारण सी बात है, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये कार्य। आप ऐसे कई सारे विद्यार्थियों को तो पहले ही पता होगा क्योंकि पढ़े लिखे हो सब लोग यार, है कि नहीं? है। बहुत बढ़िया।
तो अब इस कार्य में हमने क्या पढ़ा कि अगर मान लो कोई एक वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, ठीक है ना, इस वस्तु को आप बल लगा रहे हो, ये आपने कोई बल लगाया F, बल को F से मानते हैं हम, और इस वस्तु में पहले ये इस स्थिति में थी, अब ये किसी और स्थिति में होगी। जैसे मैं देखता हूं कि t बराबर 0, यानी जैसे मैंने स्टॉप वॉच शुरू करी तब तो ये यहां थी, लेकिन स्टॉप वॉच में स्टार्ट बटन दबाते हैं ना हम टाइम के लिए, जो स्टॉप वॉच में स्टार्ट बटन दबाई ये यहां थी। कुछ समय बाद मैंने देखा जब स्टॉप वॉच में 2 सेकंड हो गए थे, ये वस्तु यहां पहुंच गई। कब? जब स्टॉप वॉच में 2 सेकंड हो गए। यानी क्या हो गया? इस बल के चलते किसके चलते? ये इस बल के चलते इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, ये विस्थापित हुई है अपनी जगह से। तो ये मान लो यहां से और यहां तक की दूरी जो है वो अगर d है, क्या है? d है, तो ये क्या हो जाएगा? इस वस्तु का विस्थापन हो जाएगा d। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला कि कार्य क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा बल व उस विस्थापन का गुणन। आवाज सबको आ रही है ना ढंग से? एक बार चैट में आंसर कर दें कि आवाज मेरी अच्छे से आ रही है या नहीं, कम ज्यादा तो नहीं है और कोई तकलीफ तो नहीं है आवाज में। कार्य जो है क्या होता है? बल और विस्थापन का गुणन होता है। तो यहां पर कार्य यानी कि वर्क जो अंग्रेजी में बात करते हैं हम उसको W से डिनोट करते हैं, ये होगा फोर्स, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, गुणा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पर D से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा W बराबर F इंटू D, ये हो जाएगा आपका वर्क। ठीक है, अब यहां पर ये समझने की बात ये नहीं थी, ये तो मैंने ऐसे समझाया कि आप अब आपके दिमाग के अंदर इतनी शक्ति आ जाए, इतनी ताकत आ जाए कि आगे जो मैं समझाने वाला हूं वो तुम समझ सको, तुम्हारे काम का वो है। अब यहां पर मैं सबसे पहले ही स्टेप जो बताऊंगा वो होगी आपकी, इससे पहले ऊर्जा की बात कर लेते हैं। कार्य तो हो गया, ऊर्जा की बात करते हैं। कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या 0 होगा, 0 होगा, ये सारी बातें हम विज्ञान में करते हैं, यहां पर हमें करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, जो करने की है वो हम करेंगे। ठीक है ना? तो अब मैं ऊर्जा पर आता हूं। ऊर्जा की बात हम जैसे ही करें तो आप लोगों के दिमाग में ऊर्जा के विषय में कुछ बात आ रही है कि ऊर्जा होती क्या है? जैसे अगर मान लो आपसे दिन भर मजदूरी कराया जाए तो आप शाम को क्या बोलोगे? बिल्कुल थक गया हूं। थक क्यों गए हो भैया? ऐसा क्या हुआ है? तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो गई है। थकने का मतलब क्या है? तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो गई। तो तुम्हारी ऊर्जा गई कहां? तुमने दिन भर काम किया है ना, मेहनत करी है, उसमें गया है। यानी ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है? कार्य में। यानी कि जो कार्य हमने पहले पढ़ा उस कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा है। अगर आपके अंदर ऊर्जा है तो आप कार्य और भी कर सकते हैं, अगर आपके अंदर ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है तो आप कार्य नहीं कर सकते। यानी कि ऊर्जा क्या होती है? कार्य को करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्षमता ऊर्जा कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ऊर्जा कहलाती है। क्लियर था यहां तक? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर है सबको। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैं यहां पर आपके सपनों की गाड़ी बना देता हूं। कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो सपनों में? वास्तव में तो ले नहीं पाओगे, सपनों में ही बता दो। है मर्सिडीज। और ऐसा नहीं है भैया मैं मजाक कर रहा हूं, ले नहीं पाओगे क्या? किस्मत है, ये तो आपकी किस्मत इतनी तेज है कि आप मर्सिडीज तक भी पहुंच गए, 1 करोड़ की गाड़ी ले ली, है कि नहीं? वैसे हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, हमारी इच्छाएं सिर्फ छोटे रूप में होती है, हम ज्यादा नहीं सोचते, हम बस छोटी मोटी गाड़ियों की सोच ले, क्रेटा वरेटा की, फॉर्च्यूनर की, वही काफी है। लेकिन हम मर्सिडीज बना दी है। ठीक है, तो ये मर्सिडीज अगर मान लो किसी कारणवश खराब हो गई है या फिर स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो क्या करेंगे? हम धक्का लगाएंगे इसको इसके स्थान तक पहुंचाने के लिए धक्का लगाएंगे। तो मैंने बताया कि अगर मान लो गाड़ी अभी खराब हो गई है, गाड़ी को अपने स्थान तक पहुंचाना है तो क्या करेंगे? हम उसको धक्का लगाएंगे। धक्का मतलब हम लगा रहे हैं बल।
क्या लगा रहे हैं हम? बल लगा रहे हैं। अब इस गाड़ी को, इस सपनों की गाड़ी को यहां से हमें पहुंचाना है यहां तक। यहां पहुंचा दी हमने ये, ठीक है, यहां तक पहुंचा दी। यानी क्या किया हमने? विस्थापन किया, यहां से यहां तक इसमें विस्थापन किया, दूरी तय कराई हमने यहां से इतनी, ठीक है। अब ये दूरी हमने तय कराई, इसके बारे में हम विशेष बात करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमने कार्य किया। भाई कार्य क्या कह रहे थे हम? कि हमने अगर बल लगाया और उस बल से कोई दूरी तय हो गई, कोई विस्थापन हो गया, तो हम बोलेंगे कि कार्य कर दिया हमने। लेकिन आप देखोगे कि आप अगर इस पर धक्का लगा रहे हो तो आपके शरीर की ऊर्जा नष्ट हो रही है। अब आपने एक और चीज पढ़ी होगी विज्ञान में कि ऊर्जा कभी नष्ट होती ही नहीं है, ऊर्जा तो संरक्षित रहती है। तो वो ऊर्जा गई कहां? जब वो नष्ट नहीं हुई है लेकिन आपके अंदर से तो खत्म हो गई, तो अब वो गई कहां? तो वो ऊर्जा गई, यानी कि जो जो निकाय कार्य करता है उसमें से ऊर्जा निकलती है, और जिस निकाय पर कार्य होता है उसमें ऊर्जा जुड़ती है। इसका मतलब काम तो हम कर रहे थे, जैसे मान लो मैंने यहां पर इसको धक्का लगाया था, तो कार्य मैंने किया, तो कार्य करने वाला निकाय मैं हो गया, तो ऊर्जा मेरे अंदर से निकली। और जिस पर कार्य किया, मैंने किस पर किया? कार पर कार्य किया, तो कार के अंदर जुड़ गई। बिल्कुल सही बात है। तो कार के अंदर कैसे जुड़ी? कार पहले क्या थी? स्थिर थी, और अब क्या है? वो गतिशील है। अब क्या है? वो गतिशील है। और जो गतिशील वस्तु होती है उसके साथ कौन सी ऊर्जा जुड़ी होती है? गतिज ऊर्जा। यानी कि जो मेरे अंदर से ऊर्जा निकली वो इस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। यानी ऊर्जा खत्म नहीं हुई, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गई, ठीक है। अब कार्य कहां आ गया फिर बीच में? अब मैं, अगर मुझे ये पता नहीं है कि भाई यहां पर इसके जो मैंने ऊर्जा खत्म करी वो ऊर्जा कितनी थी, मुझे ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि मेरी ऊर्जा 2 जूल थी, 10 जूल थी या 15 जूल थी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैंने कार्य कितना किया। अगर मैंने जो कार्य किया है वो मुझे पता चल जाएगा कि बल में कितना लगा रहा हूं और विस्थापन कितना हुआ है। जैसे मान लो ये मेरा कार्य जो हुआ 100 जूल का हुआ, इसका मतलब मैं कार्य उतना ही किया जितनी मेरी ऊर्जा नष्ट हुई, उसके बराबर। यानी मेरी ऊर्जा कितनी नष्ट हुईगी? 100 जूल। अच्छा, तो 100 जूल अगर मेरी ऊर्जा नष्ट हुई है तो 100 जूल ही ऊर्जा किसकी? इस गाड़ी की बड़ी होगी। ऐसे हम मापन करते हैं। कार्य क्या है? एक बीच की सिस्टम है जो हमें बताएगा कि हमारी ऊर्जा कितनी नष्ट हुई और जो सिस्टम पर हमने काम किया उसको कितनी ऊर्जा हमारे अंदर से मिली। तो ये कार्य हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कार्य ऊर्जा सिद्धांत। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? तो ये जो कार्य ऊर्जा सिद्धांत है ये हमारे आरएसी में किस प्रकार हेल्प करेगा? क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि रेफ्रिजरेटर है हमारे पास तो रेफ्रिजरेटर को धक्का लगा के दूसरे स्थान पर खिसकाना है, हमारा ये काम नहीं है, ये अलग काम है। तो हमारे यहां पर किस प्रकार हेल्प करेगा वो मैं अभी आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब हम, हमारा जो कंप्रेसर है, आपने कंप्रेसर का नाम सुना है, हमारे आरएसी सिस्टम में आता है कंप्रेशन, जिसका काम होता है संपीड़न का, जो क्या करता है? वाष्प को संपीड़ित करता है। तो ये संपीड़ित करने का मतलब है हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं तब कंप्रेसर चलता है किसी भी रेफ्रिजरेटर का। तो यानी वहां पर विद्युत ऊर्जा जो हो रही है उस कंप्रेसर के अंदर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। और वो जो यांत्रिक ऊर्जा है वो किस प्रकार उस द्रव, जिस द्रव को कंप्रेस किया जा रहा है, संपीड़ित किया जा रहा है, उसके अंदर ऊर्जा का मतलब, अब जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा खत्म हुई उसने तो कार्य में परिवर्तित हो गया, और वो कार्य किसी दूसरे द्रव पर हो रहा है, तो उस कार्य का प्रभाव द्रव पर हो गया, यानी द्रव की ऊर्जा बढ़ेगी। तो द्रव की ऊर्जा यहां पर बढ़ेगी कितनी? यहां पर बढ़ेगी वो ऊष्मा में बढ़ेगी। और इसका मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं, जैसे जैसे पहले ये स्थिर था और ये गतिशील है, यानी कि कार्य जो हुआ वो इसके अंदर ऊर्जा में परिवर्तन के जिस प्रकार बराबर था, उसी प्रकार कंप्रेसर का जो कार्य होगा वो उस द्रव की ऊष्मा परिवर्तन के बराबर होगा। यानी अगर किसी द्रव में पहले ऊष्मा कम है और उसको कंप्रेसर से अपन ने संपीड़ित कर दिया, तो इसका मतलब उसकी ऊष्मा अब बढ़ गई है, क्योंकि हमने एक ऊर्जा का ह्रास कर दूसरे सिस्टम को ऊर्जा दी है, और वो किस रूप में दी है? ऊष्मा के रूप में दी है।
यही बात हम करेंगे यहाँ पर। अब हम ऊष्मा के कुछ और बातों के बारे में जानेंगे। समय हमें परमिट नहीं कर पा रहा है अभी, क्योंकि समय हो चुका है, तो हम आगे की बातें करेंगे आगे अगली क्लास में। उसमें हम पढ़ेंगे कुछ विशेष ऊष्मा ऊर्जाओं के बारे में। अभी हमारा जो मेन मकसद है वो दूसरी ऊर्जाओं को पढ़ना नहीं है, ऊष्मा ऊर्जा को पढ़ना है। तो वो विशेष ऊष्मा ऊर्जाएं जो होती है, जैसे विशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा हो गई और एक गुप्त ऊष्मा ऊर्जा हो गई, तो उनके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसी टाइम पर, सेम टाइम पर वापस से क्लास होगी, तो आप सब लोग जुड़े रहिएगा।